हाय एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो यार आई कैन अंडरस्टैंड, लास्ट डे है, बहुत कुछ है रिवाइज करने को और बहुत सारे फॉर्मूले हैं आपके पास रिवाइज करने को। लेकिन सबसे अच्छा रिवीजन तब हो पाता है जब चीजें एक जगह एक साथ लिखी हो, माइंड मैप के फॉर्म पे हो, बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाता है। और सबसे ज्यादा फॉर्मूले जहां पे है वो है आपका रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है पूरा। मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट पूरा फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। तो आज इस सेशन में मैं आपको, छोटा सा सेशन होगा, बहुत लंबा सेशन नहीं होगा, बट बहुत सारे फॉर्मूले जो है ना उसको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा और सिंपल तरीके से लिख के माइंड मैप के फॉर्म में आपको दूंगा। और आप बैठ के आराम से एक बार भी रिवीजन करके जाओगे ना तो रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, मॉडर्न फिजिक्स का आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी मेरी गारंटी है बेटा। तो आप बढ़िया रिवीजन यहां पे कर पाएंगे, इससे बेटर रिवीजन आपको नहीं मिलने वाला है। क्या है पहला चैप्टर अपना? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले बेटा शुरू करते हैं, ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं, सीधा लेट्स जंप इनटू द फॉर्मूले। मैंने ऐसे आपके लिए माइंड मैप बना रखे हैं। देखिए प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में सबसे पहले फॉर्मूला बनता है कि बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। वो क्वेश्चन नहीं बनता ऐसे वाला कि यहां पे दो प्लेन मिरर हैं और मान लीजिए बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा 360 बाई थीटा। अगर आप 360 बाई थीटा निकालो, मान लीजिए मैं 90 डिग्री एक समझा देता हूं आपको, 90 डिग्री लेके, ठीक है, मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल है, आप 360 बाई 90 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 एक इवन नंबर है ना, 4 एक इवन नंबर है ना। अगर इवन नंबर आ रहा है ना तो सीधा माइनस कर देना है, माइनस कर देना है, मतलब 4 आया था माइनस कर दो तो आ जाएगा 3, तो 3 नंबर ऑफ इमेजेस आपके बनेंगे। अच्छा, ये तो इवन का केस हो गया। मान लो अगर ऑड आ जाता, ऑड आने पे सिमेट्री पे -1 करते हैं, सिमेट्री ना होने पे -1 नहीं करते हैं। सिमेट्री का क्या मतलब है? सिमेट्री का मतलब है कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट एकदम बीच में रखा हुआ है, एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है, तो उसको सिमेट्री बोलेंगे। तो सिमेट्री में -1 करना, नहीं तो मत करना, खत्म हो गया, ये टॉपिक आपका डन एंड डस्टेड हो गया, है ना। तो नंबर ऑफ इमेजेस आप लोग निकाल पाएंगे। दूसरा होता है बेटे वेलोसिटी ऑफ इमेज, कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपको गिवन है तो मिरर रहेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन रहेगा, मिरर की वेलोसिटी आपको गिवन रहेगी, इमेज की वेलोसिटी आपसे पूछेंगे तो क्या करना, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कर देना, ठीक है। 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां से आपको आंसर मिल जाएगा बेटा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले ले छोटा सा। मान लीजिए यहां पे एक मिरर है, यहां पे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चल रहा है मान लो 2 से, मिरर चल रहा है मान लो 3 से, सेम डायरेक्शन में, तो दोनों पॉजिटिव लिए जाएंगे ना, पॉजिटिव एक्स में है। तो बताओ तो इमेज की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो आप लिखेंगे 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर जो कि 3 है और माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो कि 2 है, तो 3 2 6 -2 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड आपकी इमेज की वेलोसिटी हो गई। तो ऐसे निकालना है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया। डेविएशन, डेविएशन क्या होता है? मान लो लाइट ऐसे गिरी, ठीक है, अब ये अगर मिरर नहीं होता तो ऐसे निकल जाती, राइट, ऐसे 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 निकल जाती, लेकिन मिरर था तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई। तो यार यहां जाना था इसको, जबकि वो यहां पहुंच गई, तो ये डेविएशन कितना है? इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा। ये डेविएशन कितना है? तो प्लेन मिरर के लिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, 180 - 2i, 180 - 2i। मान लो बेटा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस में कहता हूं 30 डिग्री है और तुमसे पूछ लेते हैं बताओ एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ, तो क्या करोगे? 180 - 2 × 30 कर दोगे, यानी कि 180 - 60 कर दोगे, 120 आंसर आ जाएगा। ये भी रिवाइज हो गया। मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज, अगर मान लीजिए h हाइट का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको अपनी फुल इमेज देखनी है, तो मिनिमम हाइट चाहिए बेटे h/2, हाफ। अगर आप 6 फीट के हैं तो आपको 3 फीट का मिरर चाहिए होगा, ठीक है। अगर मिरर का रोटेशन थीटा डिग्री से होता है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा रोटेट हो जाती है। मान लीजिए इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे गई, मिरर को आपने थीटा रोटेट कर दिया तो रिफ्लेक्टेड वाली रे 2 थीटा रोटेट हो जाती है। ये देखिए पूरा प्लेन मिरर डन एंड डस्टेड हो गया, पूरा का पूरा प्लेन मिरर आपका डन एंड डस्टेड हो गया। अगला टॉपिक है बेटा स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में तो साइन कन्वेंशन तो आप जानते ही हैं कि जिधर लाइट जाती है ना उधर पॉजिटिव ले लेते हैं आप, और आपका अगर ये कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है, कॉन्केव है तो नेगेटिव फोकल लेंथ होता है, ठीक है। फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी को ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी ऐसे भी लिखा जाता है कि v = uf / u - f। ये भी बड़ा काम का फॉर्मूला है, u × f / u - f, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या है भाई? तो -v/u है।
हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, और फोकल लेंथ है r/2। तो डायरेक्ट फॉर्मूला रिवाइज हो गया, फटाफट रिवाइज हो गया बेटा। चलिए बहुत बढ़िया। नेचर की बात करें अगर इमेज की, तो अगर पॉजिटिव आ जाए ना बेटा, मान लो इमेज की वेलोसिटी आप निकालते हो और पॉजिटिव आ जाती है तो वर्चुअल होगा वो, पीवी पॉजिटिव आया तो वर्चुअल होगा। अच्छा नेगेटिव आया तो रियल हो जाएगा, उल्टा है ना, नेगेटिव तो रियल, एनआर। पीवी का आप लॉजिक याद रखिए, अगर पॉजिटिव आंसर आता है इमेज का लोकेशन तो आप बोलेंगे वर्चुअल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और देखते हैं क्या है, वेलोसिटी वैसे इसमें पूछते नहीं है, लेकिन अगर मान लो स्फेरिकल मिरर में आपको दे दिया गया कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये रही, इमेज की वेलोसिटी बताओ, तो आप ये फॉर्मूला लगा लेना, -v²/u²। v क्या है इमेज का लोकेशन, u क्या है ऑब्जेक्ट का लोकेशन, और मल्टीप्लाइड बाई VOM यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये इमेज की वेलोसिटी हो गई विद रिस्पेक्ट टू मिरर। आ जाएगा यहां से आंसर, ठीक है। हो गया क्या, स्फेरिकल मिरर भी अपना रिवाइज हो गया क्या, है ना। देखो कितना बढ़िया रिवीजन हो रहा है आपका। यूजिंग दिस यू कैन से माइंड मैप से फटाफट रिवीजन। रिफ्रैक्शन आ गया बेटा नेक्स्ट टॉपिक। रिफ्रैक्शन में देखो μ1 sin I बराबर μ2 sin R, है ना। अगर I में इंसिडेंस होता है, R में बाहर जाती है रे, तो μ1 sin I बराबर μ2 sin R। μ1 यहां का है और μ2 यहां का है। चलिए बहुत बढ़िया। क्रिटिकल एंगल के केस में क्या होता है भाई, क्रिटिकल एंगल के केस में होता है कि मान लो यहां से लाइट ऐसे आई कि C पे आई तो ये ऐसे चली जाएगी, मतलब R कितना बनाएगी बेटा, 90 डिग्री का R बनाती है क्रिटिकल पे, ठीक है ना। R कितना बनाती है ये, 90 डिग्री का R बनाती है, तो R हो गया 90 डिग्री। और क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है μr/μd, म्यू रेयर डिवाइडेड बाय म्यू डेंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा TIR कब होता है, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है। मान लो क्रिटिकल एंगल ये वाला है आपका, ठीक है, जिसपे ऐसे 90 डिग्री हो रहा है, इससे भी बड़ा एंगल अगर आप ले लोगे, इससे भी बड़ा इंसिडेंट एंगल आप ले लोगे तो TIR हो जाएगा। मतलब एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस आप लिख सकते हो, यहां पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, तो आपका TIR हो जाता है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। एपरेंट डेप्थ क्या है, मान लीजिए कोई चीज एक्चुअल डेप्थ D पे रखी हुई है, लेकिन होता है ना वो चीज थोड़ी ऊपर नजर आती है, जब आप बाहर से देखते हैं तो वो चीज थोड़ी ऊपर नजर आती है क्योंकि लिक्विड में डूबा हुआ है, रिफ्रैक्शन होता है। कितना ऊपर नजर आता है भाई, तो D' का फॉर्मूला है D' डिवाइडेड बाई D बराबर μ2 बाई μ1। μ2 यानी कि जहां रे चली गई, μ1 यानी कि जहां से रे ओरिजिनेट हुई थी, μ1 वो है जहां से रे ओरिजिनेट होती है बेटा। अब देखो यहां पे, जैसे यहां पे ऑब्जेक्ट इस पे रखा हुआ मान लो μ1 पे, है ना, यहीं से रे निकल रही है क्या, हाँ, तो इसी को μ1 बोलेंगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा होता है, μ2 डिवाइडेड बाई μ1, D' यानी कि एपरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाई D यानी कि एक्चुअल डेप्थ हो गया, ठीक है। शिफ्ट फ्रॉम स्लैब देख लो, मान लो कोई स्लैब ऐसे रखा हुआ है और यहां पे मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, तो इमेज की लोकेशन शिफ्ट हो जाती है। वो 10th क्लास में नहीं करते थे, एक स्लैब रख के पिन रख के देखते थे कहां पे इमेज बन रहा है, वो वाला टॉपिक है ना। तो इमेज कितना आगे चली जाती है, तो उसका फॉर्मूला है S बराबर T1 - 1 बाई म्यू, T इंटू 1 - 1 बाई म्यू। T क्या है, तो थिकनेस ऑफ द स्लैब है, म्यू क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो, है ना। अच्छा लैटरल शिफ्ट भी होता है बेटा, लैटरल शिफ्ट बताता हूं मैं क्या होता है आपको। देखिए ये शिफ्ट तो हो गया कि भाई ऑब्जेक्ट यहां पे था, है ना, ये रहा ऑब्जेक्ट, तो यहां पे बनी इमेज, इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट, T1 - 1 बाई म्यू। लैटरल शिफ्ट क्या होता है, देखो इस लाइन को आगे बढ़ाओ जहां से इंसिडेंट हुआ था, ये आगे ऐसे जाएगी, और ये लाइन को आगे बढ़ाओ जहां से इमेज बना है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये लैटरल शिफ्ट कहलाता है ना, लैटरल शिफ्ट बोलते हैं इसको। दोनों रेस पैरेलल रहती हैं, रिफ्रैक्शन के बाद यहां से रिफ्रैक्शन हुआ, यहां से रिफ्रैक्शन हुआ, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ, तो ये वाली रे जो फाइनल निकली है और ये वाली रे जो इनिशियल आई थी वो पैरेलल होती हैं, तो उनके बीच में कुछ गैप होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसी को अपन लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला है T sec R sin I - R, T इंटू सेक R साइन इंटू I - R। लास्ट में बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे तो शुरू में आना चाहिए बट कोई बात नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वैक्यूम का स्पीड ऑफ लाइट ले लो अपॉन मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट ले लो, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसको और भी ऐसे लिख सकते हैं आप, अंडर रूट μr एप्सिलॉन r। μr क्या हो गया, रिलेटिव परमिएबिलिटी हो गई, और एप्सिलॉन r क्या हो गया, वो हो गया रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो μr इंटू एप्सिलॉन r भी होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आपका पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन खत्म। ठीक है, देखिए 3 टॉपिक फटाफट मैंने आपका खत्म करवा दिया। प्लेन मिरर खत्म करवा दिया, स्फेरिकल मिरर खत्म करवा दिया, आपका रिफ्रैक्शन खत्म करवा दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें सरफेस स्फेरिकल होता है और क्या है ना, स्फेरिकल सरफेस है, वहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो मान लीजिए यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, लोकेशन U है,
यहाँ पे इमेज बन रही है, लोकेशन V है। मान लीजिए यहाँ पे μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पे आपका μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा। तो फॉर्मूला क्या होता है, μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U बराबर μ2 माइनस μ1 बाई R। ये इसका फॉर्मूला है। μ2 यानी कि जहां फाइनली रे गई है, और μ1 यानी कि जहां से रे इनिशिएट हुई थी, ओरिजिनेट हुई थी। वैसे मैंने नीट में इससे सवाल कम देखे हैं, बोर्ड्स के लिए काफी फेवरेट टॉपिक है ये वाला, बट फिर भी यार याद कर सकते हो, सिंपल सा फॉर्मूला है ना। और मैग्निफिकेशन है V बाई यू μ1 बाई μ2, मैग्निफिकेशन है V बाई यू μ1 बाई μ2। ठीक है, तो डन हो गया आपका स्फेरिकल रिफ्रैक्शन भी। आ गया बेटा लेंस। लेंस में देखिए क्या क्या फॉर्मूला है। तो सबसे पहले तो लेंस में अपना ये वाला फॉर्मूला 1 अपॉन फोकल लेंथ बराबर म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इससे फोकल लेंथ निकल आता है अपना, है ना। इससे आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब लेंस फॉर्मूला क्या हो गया, फोकल लेंथ तो आपने निकाल लिया, म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 से। अब ये क्या है, ये है 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर 1 अपॉन F। अब जैसे मिरर था तो उसमें था 1 अपॉन V प्लस 1 बाई U बराबर 1 बाई F। इसमें माइनस आ जाता है बीच में, है ना। इस वाले केस में आपका माइनस आ जाता है, और यहां पे मैग्निफिकेशन ये हो जाता है प्लस V बाई U। मैग्निफिकेशन ये हो जाता है बेटा प्लस V बाई U। अच्छा मैंने मिरर में बताया था ना कि अगर आंसर पॉजिटिव आए तो वर्चुअल होगा, PV। यहां पे आते आते प्यार, यानी कि पॉजिटिव अगर आए तो रियल होगा। अगर आंसर पॉजिटिव आता है, लेंस में आप कैलकुलेट करते हैं इमेज की लोकेशन और पॉजिटिव आती है बेटे, तो वो रियल है, जबकि मिरर में पॉजिटिव आने से वर्चुअल है। ठीक है, कटिंग ऑफ लेंस, पैरेलल कटिंग। अगर आपने ऐसे पैरेलली कट किया, ये देख रहे हैं आप, इसको काट के ऐसे बना दिया पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस, तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है, इमेज की लोकेशन भी चेंज नहीं होती है, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि पहले दोनों तरफ से रेज आ रही थी, अब रेज सिर्फ एक तरफ से ही आ रही है ना। तो ब्राइटनेस यानी कि इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। तो फोकल लेंथ भी सेम रहता है, इमेज का लोकेशन भी सेम रहता है। लेकिन अगर आप ऐसे कट कर दो, मान लो यहां से ऐसे आपने कट कर दिया बेटा, तो बीच से अगर आप कट कर दोगे ना तो ये 2F हो जाता है। मतलब मान लो कटने से पहले मान लो F था, है ना, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, तो मान लो लेंस को बीच से काट दिया तो उसका फोकल लेंथ डबल हो जाता है। अच्छा बताओ, अगर फोकल लेंथ डबल तो पावर कितना, हाफ, क्योंकि पावर एंड फोकल लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल या फिर रेसिप्रोकल। तो आप ये भी लिख सकते हो कि पावर इसकी हाफ हो जाती है, पावर इसकी हाफ हो जाती है अगर इसका पावर P था। ठीक है, पावर हाफ फोकल लेंथ डबल, पावर हाफ फोकल लेंथ डबल। चलिए, तो ये वही फॉर्मूला ना, पावर बराबर 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, और आंसर आएगा डायोप्टर में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, डन है। आगे बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देख लो भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला देख लो बेटे, 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। ठीक है, सिंपल है, 1 अपॉन F इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। सिल्वरिंग वैसे नीट का फेवरेट टॉपिक नहीं है, नीट में नहीं आता है, बट फिर भी अगर एक प्लेन सरफेस को सिल्वर कर दिया जाए, किसी भी सरफेस को सिल्वर कर दिया जाए, तो वो मिरर बन जाएगा, उसको मिरर मान लिया जाएगा, है ना। सिल्वर कर दिया मतलब उसको मिरर, सिल्वर बन गया मिरर। तो यहां पे क्या करेंगे आप, 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर लिखेंगे, मिरर का फोकल लेंथ डालेंगे यहां पे, माइनस 2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस लिखेंगे। इसको लेंस भी मान सकते हैं ना, लेंस का फोकल लेंथ निकाला यहां पे डाला, मिरर का निकाला यहां पे डाला, ऐसे सिल्वरिंग ऑफ लेंस आप सॉल्व करेंगे। वैसे सिल्वरिंग नहीं आता है, बट फिर भी मैंने आपको फॉर्मूला बता के रखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बेटा प्रिज्म। प्रिज्म में ये डायग्राम बनता है ऐसा, ये देखो, इसको जूम करके मैं आपको दिखा दूं जरा। ठीक है, ये आपका डायग्राम बनता है बेटा, यहाँ पे I हो गया, यहाँ पे R1 हो गया रिफ्रैक्शन एंगल पहला वाला, ये R2 हो गया रिफ्रैक्शन एंगल दूसरा वाला, और ये आपका E हो गया, और ये आपका A हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले तो A बराबर R1 प्लस R2, A की वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर होती है। ठीक है, ये आप जानते हैं। उसके बाद आपका जो डेविएशन है, डेविएशन इज गिवन बाय I प्लस E माइनस A। I निकालना नहीं पड़ेगा, गिवन रहेगा। ठीक है, E आप निकालेंगे स्नेल्स लॉ लगा के, और A रखेंगे आप वहां पे, तो आपको डेविएशन मिल जाएगा। डेविएशन का फॉर्मूला क्या है भाई, I प्लस E माइनस A। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा, उसके अलावा दोनों सरफेस में स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो यहां पे एक बार स्नेल्स लॉ, यहां पे एक बार स्नेल्स लॉ लगाएंगे आप। तो यहां पे जब आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, μ1 sin I बराबर μ2 sin R1। सही है ना, μ1 sin I बराबर μ2 sin R1। और दूसरे सरफेस पर जब आप लगाएंगे तो R2 इंसिडेंस हो जाएगा, तो आप लिखेंगे μ2 sin R2 बराबर μ1 sin E। यहाँ पे R1 गलत लिखा हुआ है, इसको मैं R2 लिख देता हूं, यहाँ पे R2 आ जाएगा, है ना। तो एक सेकेंड, इसको मैं R2 कर देता हूं, सही है। μ2 sin R2 बराबर μ1 sin E हो जाएगा, है ना। बाहर का μ1 है, ये वाला μ1 है, और यहाँ का μ2 है। ठीक है, अंदर का μ2 है। डन एंड डस्टेड, है ना।
चलिए बहुत बढ़िया, स्नेल्स लॉ लगाना है भाई और कुछ नहीं। ये नाइकी का लोगो जैसा जो दिख रहा है ये डेल्टा का और आई का ग्राफ होता है, ठीक है। डेल्टा मिनिमम तब मिलता है डेल्टा, यानी कि डेविएशन की वैल्यू मिनिमम तब आती है जब आई बराबर ई हो जाता है। ये वाला वो पॉइंट है बेटा, आई बराबर ई हो जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा, तो डेल्टा आपको मिनिमम मिलेगा, ठीक है ना। डेल्टा मिनिमम और म्यू के बीच का रिलेशन भी देख लो आप एक बार। तो म्यू बराबर साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, इसमें ए की वैल्यू डाल देनी है, इसमें डेल्टा मिनिमम की वैल्यू डाल देनी है और आपका आंसर आ जाएगा फटाफट से, ठीक है। थिन प्रिज्म क्या होता है भाई, जिसमें एंगल सिंगल डिजिट में हो, काफी छोटा एंगल हो, 10 डिग्री से कम कह लो आप, 15 डिग्री से कम कह लो आप। तो डेविएशन के लिए इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसमें आपको इतना कुछ करना पड़ता है, आई निकालना, मतलब आई तो चलो गिवन है, आई प्लस ई माइनस ए, तो ई निकालना पड़ेगा, ई के लिए स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। थिन प्रिज्म में कुछ नहीं करना है, डेल्टा बराबर ए म्यू माइनस 1, डेल्टा बराबर ए म्यू माइनस 1, ए यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म और म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा बराबर ए म्यू माइनस 1, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा ये है बेटा एंगुलर डिस्पर्जन, डेल्टा वॉयलेट अपॉन माइनस डेल्टा रेड। अगर वॉयलेट का एंगुलर मतलब डेविएशन निकाला जाए, रेड कलर के लिए डेविएशन निकाला जाए और दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एंगुलर डिस्पर्जन आ जाता है, कितने में डिस्पर्जन हुआ है। वो फैल नहीं जाती है प्रिज्म में से निकल के लाइट, है ना, रेड कलर अलग हो जाता है, वॉयलेट कलर अलग हो जाता है, तो वॉयलेट का डेविएशन यहां से आ जाएगा, यहां पे बस आपको म्यू वॉयलेट रखना पड़ेगा, समझ में आ रही है बात, ए म्यू वॉयलेट माइनस 1 करना पड़ेगा। रेड का भी यहीं से आ जाएगा डेविएशन, ए तो सेम रहेगा, म्यू रेड माइनस 1 करना पड़ेगा, दोनों का डेविएशन आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे थीटा आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। और ये है आपका ओमेगा डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर इज एंगुलर डिस्पर्जन थीटा अपॉन मीन डेविएशन डेल्टा एम, और मीन डेविएशन लिया जाता है बेटे येलो कलर के लिए, ये आप याद रखिएगा। तो येलो का निकालना पड़ेगा, ये है ना, येलो डर्टी फेलो। डेविएशन किसी भी कलर का निकालना बहुत आसान है भाई, डेविएशन का फॉर्मूला सिंपल है, थिन प्रिज्म का फॉर्मूला लगाओ आप, ए इंटू म्यू माइनस 1। अब इसमें म्यू वॉयलेट रख दो तो वॉयलेट का डेविएशन आ जाएगा, समझ में आ रही है बात। इसी में आप देखो रेड रख दो तो रेड का यहाँ पे म्यू लिखना पड़ेगा आपको, समझ में आ रही बात है ना, म्यू रेड माइनस 1 कर दो तो रेड का डेविएशन आ जाएगा। मीन निकालना है तो येलो कर दो, तो आप डेल्टा येलो अगर चाहते हैं तो आप ए म्यू येलो माइनस 1 कर दीजिए, ठीक है। कई बार म्यू येलो गिवन नहीं होता है, अगर येलो का गिवन नहीं है, रेड और वॉयलेट का गिवन है, तो येलो का ऐसे निकालते हैं, रेड प्लस वॉयलेट डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मीन है ना ये, तो अगर म्यू नहीं गिवन है डायरेक्ट येलो का, तो रेड का ले लो, वॉयलेट का ले लो, डिवाइडेड बाई 2 आप कर दो, ठीक है, वहां से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटे। चलिए तो ये आपका प्रिज्म भी रिवाइज हो गया, प्रिज्म का सारा फॉर्मूला मैंने रिवाइज करवा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें आप, सिंपल माइक्रोस्कोप जस्ट एक लेंस होता है, इसको सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं, है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप में अगर मैग्निफिकेशन निकालना है और इमेज बनाई गई है डी पे, कहां बनाई गई है बेटा, इमेज डी पे, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो आपका मैग्निफिकेशन है 1 प्लस डी बाई एफ। लेकिन अगर इमेज बनी है इंफिनिटी पे तो आपका मैग्निफिकेशन है डी बाई एफ, ठीक है ना। तो ये दोनों फॉर्मूला 1 प्लस डी बाई एफ और डी बाई एफ। अच्छा अब आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो टोटल मैग्निफिकेशन होता है ना, यहां पे लिखता हूं मैं टोटल मैग्निफिकेशन, वो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन और आईपीस के मैग्निफिकेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन 8 है, टोटल मैग्निफिकेशन 32 है, तो आईपीस का कितना है बताओ, तो 4 आ जाएगा, है ना, 8 4 जा, राइट। उस तरीके से क्वेश्चंस भी आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाते हैं। बाकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देख लो, v ऑब्जेक्टिव अपॉन u ऑब्जेक्टिव 1 प्लस डी बाई एफ ई, ये है एट d वाला, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे अगर इमेज बने तो है ये। और अगर v नॉट बाई यू नॉट डी बाई एफ ई लिख दिया तो ये इंफिनिटी के लिए है, यानी कि नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं इंफिनिटी को, है ना, कि इंफिनिटी पे इमेज बनी हुई है, यानी कि नॉर्मल एडजस्टमेंट है वो चीज, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, टेलीस्कोप पे आ जाते हैं। टेलीस्कोप का जो फॉर्मूला है वो है माइनस एफ ओ बाई एफ ई, ये इंफिनिटी के लिए है जब इमेज आपकी इंफिनिटी पे बनेगी, और माइनस एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, ये तब के लिए जब इमेज कहां बने, डी पे, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, ठीक है। तो ये आपका टेलीस्कोप का फॉर्मूला हो गया। अब क्या पता यार, शायद एक क्वेश्चन आ जाए टेलीस्कोप से या माइक्रोस्कोप से
डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, अच्छे से करके आ जाना, ठीक है ना। इसके अलावा अपना आता है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर मतलब दो पॉइंट्स को कितनी आसानी से अलग अलग करके दिखा पा रहा है वो डिवाइस, कितनी आसानी से दो पॉइंट्स को सेपरेट करके दिखा पा रहा है वो डिवाइस, ठीक है। तो रिजॉल्विंग पावर इज 1 अपॉन डेल्टा डी। डेल्टा डी होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। डेल्टा डी क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप में इसका फॉर्मूला है बेटा 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन थीटा वो थीटा छोटा सा एंगल हो गया जो सबटेंड कर रहा है वो छोटा सा इमेज आपका। बाकी लैम्डा, मेनली यहां पे क्वेश्चन ये आते हैं ना कि रिजॉल्विंग पावर किस पे डिपेंड करता है, लैम्डा के प्रोपोर्शनल है कि लैम्डा के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। असल में क्वेश्चन यहीं से आता है, तो आप ये याद रखना कि रिजॉल्विंग पावर लैम्डा के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। हाँ, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डेल्टा डी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन 1 अपॉन रिजॉल्विंग पावर हो गया ना, तो ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहलाता है और ये रिजॉल्विंग पावर कहलाता है, ठीक है, डन। अच्छा, टेलीस्कोप में इसका फॉर्मूला क्या है भाई रिजॉल्विंग पावर का, तो 1 अपॉन डी थीटा करोगे आप, वही लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हो गया, और a बाई 1.22 इंटू लैम्डा। ए क्या है पता है, अपर्चर का डायामीटर है ये टेलीस्कोप के, ये टेलीस्कोप के अपर्चर का डायामीटर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखना है भाई इस चीज को, क्योंकि कई बार यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। अपर्चर डायमीटर के प्रोपोर्शनल ये वो है ना, अपर्चर का मतलब साइज है यार, वो कुछ नहीं है और, है ना, इट इज जस्ट द साइज। चलिए डन हो गया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी आपका डन एंड डस्टेड हो चुका है। बाकी ये डायग्राम वगैरह तो देखो आपने पढ़ा है तो आपको आता ही होगा कि कैसे बनाते हैं। लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाता है V0 प्लस FE, अगर इन्फिनिटी पे बनाते हैं तो, है ना, तो आप यहां से ये सब कर सकते हो। लेंथ ऑफ ट्यूब FO प्लस FE हो जाता है ना, टेलीस्कोप के केस में लेंथ ऑफ ट्यूब बराबर FO प्लस FE हो जाता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ प्लस आईपीस का फोकल लेंथ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना वेव ऑप्टिक्स। देखो यार, वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंटरफेरेंस का फॉर्मूला ये है, आई नेट यानी कि नेट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। अच्छा, अगर ध्यान से सुनना, अगर I1 और I2 मान लो बराबर हो गए, I0 के बराबर हो गए, ठीक है, I1 और I2 जो है I0 के बराबर हो गए, तो ना यही फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2। फाई क्या है, फेज डिफरेंस। तो ये दोनों फॉर्मूला बेटा अच्छे से याद रख के जाना, है ना। अगर दोनों बराबर हो गए एक दूसरे के तो आपका ये वाला फॉर्मूला हो जाता है 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2। लेकिन अगर दोनों अलग अलग हैं, I1 अलग है I2 अलग है, तो फिर यही फॉर्मूला चलेगा सर, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूं इसमें मैक्सिमा कब बनता है, इसमें मिनिमा कब बनता है। तो मैक्सिमा तब बनता है बेटा जब cos फाई की वैल्यू 1 हो जाए, और मिनिमा तब बनता है जब cos फाई की वैल्यू -1 हो जाए, ठीक है। तो cos फाई 1 हो जाए तो मैक्सिमा, cos फाई -1 हो जाए तो मिनिमा। तो एक बार थोड़ा आपको टेबल दिखाते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा का क्या क्या टेबल है अपने पास, ठीक है। तो cos फाई की वैल्यू अगर 1 तो मैक्सिमा कंस्ट्रक्टिव, -1 तो मिनिमा डिस्ट्रक्टिव। अब एक एक करके फोकस करते हैं, पहले तो अपन मैक्सिमा पे, ठीक है, पहले मैक्सिमा पे पूरा फोकस रहेगा, फिर मिनिमा पे अपन चलेंगे। देखो बेटा, cos फाई की वैल्यू अगर 1 चाहिए आपको, तो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन है फाई का 2n पाई, जहां पे n शुरू होता है 0 से, 0 1 2 3 ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए आप देखिए डेल्टा फाई का क्या क्या वैल्यू आएगा, तो n के जगह 0 डालेंगे तो 0 आएगा, है ना। 1 डालेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। 2 डालेंगे तो 4 पाई आ जाएगा, फिर 6 पाई आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज हैं जहां पे आपको मैक्सिमा मिलेगा। लेकिन ज्यादा जरूरी होता है पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला। अच्छा, ये पता है ना आप सभी को कि डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होता है ना, ये बिल्कुल होता है सर। तो अगर डेल्टा फाई का वैल्यू 2n पाई मैं यहां पे डालता हूं, यहां पे 2n पाई, तो डेल्टा एक्स का रिलेशन आएगा ना, मैक्सिमा का डेल्टा एक्स का यहां से आ जाएगा ना, वो है n लैम्डा, सिंपल n लैम्डा। ये मैक्सिमा की कंडीशन है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को याद है, बट मैं तो पढ़ा रहा हूं तो सारा पढ़ाऊंगा। n लैम्डा बेटा, n लैम्डा। अब n की वैल्यू चेंज करते जाओ, n की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 मैक्सिमा मिलेगा, 1 रखोगे तो लैम्डा मैक्सिमा मिलेगा, 2 रखोगे तो 2 लैम्डा फिर से मैक्सिमा मिलेगा, 3 रखोगे 3 लैम्डा मैक्सिमा मिलेगा। तो ये सब पे आपको मैक्सिमा मिलने वाला है, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा सब पे आपको मैक्सिमा मिलने वाला है। मिनिमा पे आ जाए अब, है ना। एक बार मिनिमा का भी टेबल देख लो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का देख लो बेटा। यहां पे -1 होना चाहिए, है ना, cos फाई को -1 होना चाहिए, यस। तो फाई का जो जनरल सॉल्यूशन है वो है 2n - 1 इंटू पाई।
और जो डेल्टा एक्स का है, डेल्टा एक्स का वो है 2n-1 लैम्डा बाई 2। मुझे पता है ये फॉर्मूला भी कई बच्चों को याद है, ज्यादातर बच्चों को याद है। अरे यार अब तो लास्ट डे, अब तो याद है ही, हम तो सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं ना। तो n लैम्डा होगा डेल्टा एक्स मैक्सिमा के लिए, और 2n-1 लैम्डा बाई 2 होगा मिनिमा के लिए। इसमें n बराबर 1 रखोगे तो लैम्डा बाई 2 आएगा, 2 रखोगे 3 लैम्डा बाई 2 आएगा, 3 रखोगे 5 लैम्डा बाई 2 आएगा, 5 के बाद 7 लैम्डा बाई 2 आएगा, उसके बाद आपका 9 लैम्डा बाई 2 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ये दोनों बहुत बढ़िया हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैं आपको बता दूं, पूरा पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको पूरा पीडीएफ। ठीक है, जैसे ये सेशन आता है आपको तुरंत ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक है बेटा t.me/ggSirFeel। ठीक है, यहां पे आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें डेल्टा एक्स का फॉर्मूला यानी कि पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला d sin थीटा होता है। d क्या है? अब दो स्लिट के बीच का सेपरेशन है बेटा। देखो ये दो स्लिट दिख रहे हैं यहां पे आपको, एक स्लिट यहां पे, एक स्लिट यहां पे, उनके बीच की दूरी स्मॉल d है। तो d sin थीटा, ये d sin थीटा, थीटा इज द एंगल, सिंपली थीटा इज सिंपली द एंगल, है ना, कि कितने एंगल पे आपका मैक्सिमम मिनिमम जो भी है वो बन रहा है। ठीक है, d sin थीटा। अब आपको d sin थीटा से ज्यादा किसकी जरूरत पड़ेगी मैं बता देता हूं अभी, डोंट वरी। कैपिटल D होता है बेटा स्क्रीन का डिस्टेंस। ठीक है, अब देखना मैक्सिमा की कंडीशन, देखो मैक्सिमा की कंडीशन। ठीक है, अभी अभी देखा था क्या कि मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स n लैम्डा होता है, n लैम्डा होता है। हाँ, अगर डेल्टा एक्स n लैम्डा है तो वो दूरी जहां पे मैक्सिमा बनेगा, दूरी स्क्रीन पे कितना डिस्टेंस है वो निकालना है ना। अगर तो d बाई डी से मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर कैपिटल D नीचे स्मॉल d, तो n लैम्डा d बाई डी, n लैम्डा d बाई डी। अच्छा, सेम गोज विथ मिनिमा एज वेल। मिनिमा में क्या कंडीशन थी? 2n-1 लैम्डा बाई 2, यही था ना, 2n-1 लैम्डा बाई 2, d बाई डी से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखो d बाई डी से मल्टीप्लाई कर दिया, y आ जाता है, यानी कि कितने डिस्टेंस पे बनेगा मिनिमा, ये आ जाता है। ठीक है, मैक्सिमा की अगर आप इंटेंसिटी निकालोगे तो 4I0 आती है YDSC में, 4 टाइम्स I0, और अगर मिनिमा की इंटेंसिटी निकालोगे ना तो 0 आ जाती है, 0 इंटेंसिटी। ठीक है, फ्रिंज पैटर्न ऐसा बनता है, आप जानते ही हैं, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। तो एक बार इंटेंसिटी 4I0 रहेगी मैक्सिमा पे, मिनिमा पे 0 अंधेरा, फिर 4I0 मैक्सिमा पे, फिर 0, फिर 4I0, फिर 0, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखो फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ इज गिवन बाय लैम्डा d बाई डी। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। लैम्डा इज द वेवलेंथ, कैपिटल D इज द स्क्रीन का सेपरेशन, स्मॉल d इज द दो स्लिट के बीच का सेपरेशन, ये फ्रिंज विड्थ हो गया। अच्छा, यहीं पे अगर आपको बोल देना एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालो, तो फ्रिंज विड्थ जो है ना बेटा, इसको कैपिटल D से डिवाइड कर देना, तो कैपिटल D कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा सिर्फ लैम्डा बाई डी। ये इसलिए करते हैं क्योंकि tan थीटा बराबर y बाई डी होता है, थीटा बराबर होता है ना y अपॉन डी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस से डिवाइड करते हैं थीटा निकालने के लिए, बस वही कर रहे हैं अपन यहाँ पे भी, बेस से अपन डिवाइड कर रहे हैं, d इज द बेस, d से डिवाइड कर दिया, लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल d, इसको बोलेंगे अपन एंगुलर फ्रिंज विड्थ, और इसको बोलेंगे अपन फ्रिंज विड्थ। तो लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d बोल लो, या फिर लैम्डा अपॉन स्मॉल d बोल लो। और ये फ्रिंज विड्थ होता क्या है? दो मैक्सिमा के बीच की दूरी, या फिर दो सक्सेसिव मिनिमा के बीच की दूरी, कुछ भी कह लो आप, है ना, दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं। मैक्सिमा में 4I0, मिनिमा में 0। ठीक है, अगर YDSC में मान लो ऐसा YDSC चल रहा है, ठीक है, ऐसे यहां पे एक ट्रांसपेरेंट फिल्म इंट्रोड्यूस कर दी जाए, ट्रांसपेरेंट फिल्म इंट्रोड्यूस कर दी जाए, तो पूरा का पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जाता है। इस पे क्वेश्चन नहीं आया नीट में, बट मैं बता रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला है, चाहो तो याद कर लेना। कितना शिफ्ट हो जाता है उसका फॉर्मूला ये है, μ-1 t d बाई डी। अब यार ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगा ना, थोड़ा तो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ना अपन, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कह लो आप। अगर एक ट्रांसपेरेंट फिल्म रख दी जाए तो μ-1 t इंटू डी बाई डी, ये अपना पाथ डिफरेंस होता है, इतना अपना पाथ डिफरेंस हो जाता है, और ये y की वैल्यू इतनी पूरी हो जाती है, ये पूरी की पूरी देखेंगे तो आप y की वैल्यू है। ठीक है, चलिए तो YDSC खत्म है ना, YDSC डन एंड डस्टेड। डिफ्रैक्शन पे आ जाते हैं। डिफ्रैक्शन पे आपको मिनिमा की कंडीशन याद रखनी है, a sin थीटा बराबर n लैम्डा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट थीटा निकालो, ये निकालो, वो निकालो, डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, a sin थीटा बराबर n लैम्डा। पहला मिनिमा है ना तो 1 रखेंगे n के जगह, दूसरा मिनिमा है ना तो 2 रखेंगे n के जगह।
यहां पे मिनिमा के लिए एन लैम्डा लेना है, वहां मैक्सिमा के लिए एन लैम्डा लेते थे, यहां पे मिनिमा के लिए एन लैम्डा लेना है, ठीक है। तो ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा हो गया। ओके सर, बहुत बढ़िया। इसके अलावा एक चीज आपसे पूछते हैं कि भाई बताओ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना होगा। जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा उसकी विड्थ कितनी होगी, तो उसका फॉर्मूला बेटा 2 लैम्डा डी बाई ए। ए सिंपली अपर्चर साइज है, जितने साइज का ओपनिंग है ना उसको अपन ए बोल देते हैं, ठीक है ना। तो 2 लैम्डा डी, कैपिटल डी, डिवाइडेड बाई स्मॉल ए, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं बेटा इसको, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अगर एंगुलर विड्थ बोल दिया तो वही करना है जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ में किया था, डी से डिवाइड, है ना, कैपिटल डी से डिवाइड। कैपिटल डी गायब हो जाएगा, आपको बचेगा सिर्फ 2 लैम्डा बाई ए। बात समझ में आती है बेटा, सिंपल सी बात है ना। तो ऐसे आपका विड्थ निकल आएगा और ठीक है, ये सेंट्रल मैक्सिमा बन गया, ये फर्स्ट मिनिमा, इधर भी फर्स्ट मिनिमा, ये तो इसका पैटर्न है, ये आप जानते ही है, ठीक है। टू डिफ्रैक्शन भी डन एंड डस्टेड, इतना ही फॉर्मूले इसके अंदर बेटे। पोलराइजेशन यानी कि मैलस लॉ क्या कहता है, देखो पहला मैलस लॉ है, मान लो एक आई नॉट इंटेंसिटी का अनपोलराइज्ड लाइट एंटर करता है, ठीक है। जब वो पहले पोलराइजर से गुजरेगा तो उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी आई नॉट बाई 2, हाफ हो जाएगी, हाफ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर वो एनालाइजर से गुजरता है जिसका एंगल मान लो थीटा रखा गया है, तो उसकी इंटेंसिटी हो जाती है आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इनिशियल आई नॉट बाई 2 था, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आप कर देंगे, ठीक है। थीटा की वैल्यू आपको गिवन रहेगी, थीटा की वैल्यू डाल दीजिए और आपका डन एंड डस्टेड हो जाएगा, आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट डे रिवीजन बहुत बढ़िया चल रहा है ना आपका, आखिरी दिन का रिवीजन। पोलराइजेशन और ब्रूस्टर लॉ, ब्रूस्टर लॉ क्या कहता है बेटा, देखो जब लाइट एंटर करती है अनपोलराइज्ड, दोनों डायरेक्शन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर भी है, ये देखो ग्रीन वाला भी है, अंदर की तरफ भी है ना, तो इधर भी है और ग्रीन वाला भी अंदर की तरफ भी है, इधर भी है, अंदर की तरफ भी है। तो लाइट अनपोलराइज्ड है, लेकिन मान लो ये रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्रैक्ट हुई, दोनों हुई। अगर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ, कितना हुआ देख रहे हो, 90 डिग्री दिख रहा है दोनों के बीच का एंगल, ये रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्रैक्शन है, 90 डिग्री दिख रहा है ना बेटा। अगर 90 डिग्री हुआ तो ये जो लाइट आई थी ना, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है, और पोलराइज होने के बाद बचता सिर्फ इस डायरेक्शन में है, 90 डिग्री वाली डायरेक्शन में, इनटू द प्लेन डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बच गई। देखो वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो गई बेटा, वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड देखो गायब हो गई, वो बनाया हुआ नहीं है यहाँ पे, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड बच गई, यानी कि पोलराइज हो गई। पोलराइज का मतलब ही होता है एक डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाना, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ऐसा कब होता है, जब 90 डिग्री का एंगल हो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जिस एंगल पे इंसिडेंस हुआ था इसको बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन, इसको बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ पोलराइजेशन। उसका फॉर्मूला भी देख लो, वो होता है tan थीटा p बराबर म्यू। म्यू क्या है, इसका दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें लाइट बाद में जा रही है ना, जिसमें लाइट निकल के जा रही है ना बाद में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, वो आपको ले लेना है, tan थीटा p बराबर म्यू कर देना है, यू आर डन एंड डस्टेड, ठीक है। चलिए, तो ब्रूस्टर लॉ हो गया और मेरे ख्याल से ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में पहला चैप्टर है अपना डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। छोटा सा चैप्टर है बट बढ़िया चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करवाता हूं। सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। फोटोन की प्रॉपर्टीज में दो चीजें हैं बेटा, एक उसकी एनर्जी है hc बाई लैम्डा, एक उसका वेवलेंथ है h बाई लैम्डा, सॉरी मोमेंटम है, माय बैड। एक एनर्जी है hc बाई लैम्डा, एक मोमेंटम है h बाई लैम्डा, ठीक है। अच्छा, एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हो आप 12,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, या फिर 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर, ठीक है। तो ये एनर्जी हो गया, और मोमेंटम तो चलो ठीक है h बाई लैम्डा आप कर लेंगे। h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू सब लोग जानते हैं 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 मीटर स्क्वायर केजी पर सेकेंड, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला टॉपिक है बेटा नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर आपको निकालना है ना तो क्या करिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर आपको निकालना है ना बेटा तो क्या करिए आप, फोटोन का पावर ले लीजिए, पूरी लाइट का पावर, P फॉर पावर, अपॉन एक फोटोन की एनर्जी। तो पावर अपॉन एनर्जी, इसमें 2021 का क्वेश्चन मैंने करवाया भी है क्लास में आपको, है ना। पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी, पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी करना होता है। अच्छा, पावर क्या है, पावर हो जाता है इंटेंसिटी इंटू एरिया,
पावर को क्या लिखते हैं बेटा, इंटेंसिटी आई इंटू एरिया ए, और एनर्जी क्या हो जाती है एच सी बाय लैम्डा, अभी बताया था एच सी बाय लैम्डा इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, तो नीचे एच सी बाय लैम्डा, तो इससे जो इक्वेशन बन के आता है वो है आई ए लैम्डा बाई एच सी। डायरेक्ट चाहो डायरेक्ट याद कर लो, नहीं चाहो डायरेक्ट याद करना तो पावर बाय एनर्जी याद रखो, पावर को आई इंटू ए लिख लो और एनर्जी को एच सी बाय लैम्डा लिख लो, तुरंत बन जाएगा, है ना। चलिए आगे बेटा, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, और इसका फॉर्मूला है एच सी बाय लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, या फिर एच न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला। के मैक्स, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन के। एनर्जी ऑफ फोटोन को क्या लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा, वर्क फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा नॉट, डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। काइनेटिक एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखो, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखो, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर नहीं गिवन है, जूल में गिवन है, तो ई से डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो। ये देखो ई से जो डिवाइड हो गया ना बेटा, ये जो ई से डिवाइड कर दिया ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। ये तो जूल है ना, एच सी बाय लैम्डा तो जूल है ना, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए क्या करते हैं, जूल को ई से यानी कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। सेम फॉर्मूला है आपका पोटेंशियल का, स्टॉपिंग पोटेंशियल का, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखो, एनर्जी ऑफ फोटोन को, वर्क फंक्शन को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखो, वोल्ट में आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल जाएगा, वोल्ट में आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात कर लेते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, एच बाई पी, एच डिवाइडेड बाई मोमेंटम, ये देखिए एच डिवाइडेड बाई पी। अच्छा पी को क्या लिख सकते हैं, रूट टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये देखिए रूट टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, तो एच अपॉन रूट टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का चाहिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर आपको प्रोटॉन का चाहिए, अल्फा का चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पे लिखे हुए देखिए, इलेक्ट्रॉन के लिए है 12.3 अपॉन रूट वी, वी इज द पोटेंशियल, आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में। अगर आप प्रोटॉन का चाहते हैं तो 0.286 अपॉन रूट वी है, अगर आप अल्फा पार्टिकल का चाहते हैं तो 0.101 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी है, ठीक है। तो ये है बेटा आपका पूरा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। फॉर्मूले इतने ही हैं बट क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे बनते हैं, है ना। तो आपने प्रैक्टिस आई होप करी होगी, अब ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जो होना था हो गया, फॉर्मूला रिवाइज करके जाइए एंड यू विल बी डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, एटम्स। एटम्स में सबसे पहले तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग करते हैं। काइनेटिक एनर्जी मान लो पार्टिकल का हाफ mv² था, तो पोटेंशियल एनर्जी जब वो क्लोजेस्ट अप्रोच पे होगा तो हम लिखेंगे kZe यानी कि न्यूक्लियस का चार्ज Ze, है ना, इंटू 2e यानी कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e एंड डिवाइडेड बाय R0। R0 इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये है। अब बोर्स पोस्टुलेट की मैं बात करूं तो पहला वाला है mvr बराबर nh/2π। n क्या है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, 1 2 3 4 ऐसे चेंज होता रहता है। mvr क्या है, एंगुलर मोमेंटम, तो उसमें कहते हैं ना एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, बस वही वाली चीज हो गई, तो mvr बराबर nh/2π। दूसरा एक ये रिलेशन आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है कि जब न्यूक्लियस बीच में है, इलेक्ट्रॉन यहां पे है ना, तो हम बोलते हैं अंदर की तरफ ये वाला फोर्स लगेगा kZe²/r², इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा, और बाहर की तरफ आपका लग जाएगा mv²/r, दैट इज व्हाट, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी को सॉल्व करके ना R निकाला जाता है, तो R का मेरे पास आपके लिए बहुत बढ़िया सा शॉर्ट ट्रिक भी है, मैं यहां पे आपको लिख के बताता हूं। R यानी कि रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस बराबर n²/z आपको याद करना पड़ेगा, n²/z आप याद कर लेंगे। उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक है, हरिहरन बेटा, हरिहरन यानी कि h², बेटा यानी कि बटा अपॉन हो गया, ठीक है, हरिहरन बेटा 4π2 ले आना, 4π² हो गया, 4π2 ले आना, और मकई 2 ले आना, मकई। भाई हरिहरन के पापा को मकई खानी है बैठ के, मक्के होते हैं ना, भुट्टे खाने होते हैं, तो उनको 4π पे बैठना है, भुट्टे खाने हैं, 2 4π चाहिए उनको और 2 मकई चाहिए, समझ में आ गई बात। तो हरिहरन बेटा यानी कि h² अपॉन 4π2 ले आना, मकई 2 ले आना, खत्म, ठीक है।
तो ये आपका रेडियस यहां से आता है सॉल्व करके, ठीक है, रेडियस को सॉल्व करके ये इक्वेशन आता है। हालांकि अगर आप ये वाली वैल्यू सॉल्व करके डाल दो, मतलब देखो इसमें सब कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, k यानी कि 9 × 10⁹ वाला है, e यानी कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। सॉल्व कर दोगे ना अगर, तो उसकी वैल्यू आ जाती है 0.529। तो n²/z 0.529 एंगस्ट्रॉम इज द फॉर्मूला, ठीक है। सिमिलरली वेलोसिटी भी ऐसे ही निकाला जा सकता है, और वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है 2.2 10⁶ z/n मीटर/सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेडियस हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब ये है बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी इज 13.6 z²/n², पोटेंशियल एनर्जी इज -27.2 z²/n², और टोटल एनर्जी है -13.6 z²/n²। याद रहेगा? याद होगा, रहना क्या है, ऑलरेडी होगा, ये याद है ना, ये तो बस रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, राइट बेटा। अच्छा, रिडबर्ग इक्वेशन, अगर ऐसा होता है ना लाइमन की पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में कुछ ट्रांजिशन चल रहा है, बताओ कितने वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा, तो रिडबर्ग इक्वेशन टेल्स यू द फोटोन का वेवलेंथ 1/λ बराबर r, यानी कि रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप रफली 10⁷ पर मीटर ले सकते हैं। रफली है ये, है ना, बट चलेगा। 1.09 × 10⁷ होता है, तो उससे अच्छा 10⁷ आप ले लो, क्या दिक्कत है। r की वैल्यू ये हो गई। z हो गया आपका कौन सा न्यूक्लियस है, उस पर डिपेंड करेगा। हीलियम है तो 2 लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन है तो 1 लेना पड़ेगा, है ना। जनरली हाइड्रोजन होता है तो 1 लेते हैं z को। 1/n1² - 1/n2²। n1 यानी कि छोटा वाला ऑर्बिट, n2 यानी कि बड़ा वाला ऑर्बिट। मान लो मैं कहता हूं कि ऐसा ट्रांजिशन हो रहा है बेटे कि कोई इलेक्ट्रॉन ना n/4 से n/3 पे आ रहा है, n/4 से n/3 पे आ रहा है, तो n1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। n1 की वैल्यू आप 3 रखेंगे, n2 की वैल्यू आप 4 रखेंगे। ऐसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। पहले स्मॉलर वाला आता है n1 यानी कि स्मॉलर, और फिर बाद में लार्जर वाला आ जाता है, ठीक है। तो यहां से आपको वेवलेंथ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, कितने स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगे जब एक इलेक्ट्रॉन कूदेगा नीचे। मान लो वो n/5 से कूदता है n/1 पे, n/5 से 1 पे, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगी, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस। फॉर्मूला है n(n-1/2). n क्या है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अगर स्पेक्ट्रल लाइंस 5 हैं तो 5 1/2, तो 5 4 जा 20/2, 10 डिफरेंट फोटॉन्स निकल जाएंगे, है ना। तो ये हो गया आपका स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला। चलिए, बहुत बढ़िया। थोड़ा एक बार ना लाइमन और ये सब एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको, लाइमन, बामर, पाश्चन वगैरह। तो लाइमन में n/1 पे एंड होता है, 2 से 1 होगा, 3 से 1 होगा, 4 से 1 होगा, ऐसे, ठीक है। बामर में n/2 पे एंड होता है, तो 3 से 2, 4 से 2 ऐसे एंड होता है, ठीक है ना। पाश्चन पे n/3 पे एंड होता है, ब्रैकेट में n/4 पे एंड होता है, और फंड में n/5 पे एंड होता है। इसके अलावा जो मैं आपको याद कराना चाहूंगा एक और चीज, वो है थोड़ा सा एनर्जी लेवल आप याद कर लेना बेटा, कि सबसे पहले वाली एनर्जी हाइड्रोजन में -13.6, उसके बाद -3.4, उसके बाद -1.51, उसके बाद -0.85। तो कम से कम ये 4 लेवल तक का तो आप याद रखो, एनर्जी काम आता है बहुत, है ना। उसके अलावा एनर्जी गैप, तो एनर्जी गैप में देखो यहां से यहां तक का एनर्जी गैप 10.2, याद है, पहला से दूसरा 10.2, है ना। उसके ऊपर जाएंगे तो 1.89, एनर्जी गैप कम होता जाता है, 1.89। उसके ऊपर आप जाएंगे तो 0.66 हो जाएगा, 0.66 हो जाएगा बेटे। तो ये 3 तक का आप कम से कम एनर्जी गैप याद रखिए, कि यहाँ का 10.2 है, यहाँ का 1.89 है, यहाँ का 0.66 है। और अगर सीधा 1 से 3 पे जाना है तो 12.1, सीधा 1 से 4 पे जाना है तो 12.8। तो ये कुछ 6 7 8 वैल्यूज हैं यार, 2-3 बार इसको पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। इससे टाइम बच जाता है कई बार, है ना। वरना तो रिडबर्ग इक्वेशन है ही निकालने के लिए, वेवलेंथ और एनर्जी निकालने के लिए। लेकिन अगर आपको एनर्जी n/4 तक का याद है तो बड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, लेट्स मूव अहेड नाउ टू न्यूक्लियर फिजिक्स। आइए, अब देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे पहले आपके पास रेडियस का इक्वेशन आएगा, रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियाई। रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियाई बेटा r0 a⁻1/3 होता है। इस पे भी कई बार क्वेश्चंस आए हैं कि ये न्यूक्लियाई ऐसा है, वो न्यूक्लियाई वैसा है, बताओ, है ना, कितना होगा उसका रेडियस का रेशियो एंड ऑल। तो r0 की वैल्यू 1.2 10⁻15 जो कभी काम नहीं आएगी, क्योंकि r0 कैंसिल हो जाएंगे जब आप रेशियो लेंगे, बस a⁻1/3 के प्रोपोर्शनल है। ये आप याद रखिएगा कि रेडियस इज a⁻1/3 के प्रोपोर्शनल, ठीक है।
अब आता है डेंसिटी पे। डेंसिटी ए के इंडिपेंडेंट होता है, डेंसिटी में ए नहीं आता है, यानी कि मास नंबर, ए इज व्हाट, मास नंबर, मास नंबर नहीं आता है। फॉर्मूला क्या है, 3mp यानी कि 3 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 4 पाई आर नॉट का क्यूब। आर नॉट वही 1.2 10 की पावर -15 ये वाला आर नॉट है ना, वही चीज है बेटा वो, अपॉन आर नॉट का क्यूब। तो ये फॉर्मूला है। डेंसिटी हर न्यूक्लियस का लगभग बराबर है, वैल्यू आती है 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। क्या पता कल को सवाल आ जाए कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस किस ऑर्डर पे होता है, 10 की पावर 3, 10 की पावर 5, 10 की पावर 7, 10 की पावर 17, तो आपको आंसर पता होना चाहिए ना, 10 की पावर 17 के ऑर्डर का होता है। ठीक है, चलिए मास डिफेक्ट कोई आपसे पूछ ले, जैसे 2021 में भी क्वेश्चन आया था, तो जो रिएक्टेंट के मास गिवन है ना, माइनस प्रोडक्ट का मास आप कर दो। वैसे एक तरीका ये भी है कि थ्योरेटिकल माइनस प्रैक्टिकल, बट ये कैलकुलेशन लंबा हो जाता है, तो ये आपको जनरली देते नहीं एग्जाम में। जो मैंने अभी नोटिस किया है, जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, उसमें यही ट्रेंड चल रहा है कि आपको रिएक्टेंट दे देंगे और उसका कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो रिएक्टेंट का मास ले लो AMU में पूरा, माइनस कर दो आप बेटा प्रोडक्ट का मास, दोनों को घटाओगे ना, मास डिफेक्ट आ जाएगा। मास डिफेक्ट आ गया, उसको मल्टीप्लाई कर दो 931.5 से, तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मास डिफेक्ट रखना है AMU में, मास डिफेक्ट किस में रखना है, AMU में, और बाइंडिंग एनर्जी किस में आएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी तो ये वाला फॉर्मूला फेमस है, n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। मैंने जो आपको प्रीवियस पेपर सॉल्व करवाए हैं या फिर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs करवाए हैं, वहां मैंने इस पे क्वेश्चंस भी करवाया है आपको। ठीक है, तो ये आपका n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी हो गया। एवरेज लाइफ बोलेगा तो 1 बाय लैम्डा, लैम्डा इज द डेके कांस्टेंट, 1 बाय लैम्डा कर दीजिए, एवरेज लाइफ आ जाता है। हाफ लाइफ बोलेगा तो log 2 बाय लैम्डा, नेचुरल log 2 बाय लैम्डा इज हाफ लाइफ। अच्छा, नेचुरल log 2 कितना होता है भाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, 0.693 होती है। तो 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा करो तो t हाफ की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये एक रिलेशन है जो बताता है कितनी हाफ लाइफ गुजरने के बाद कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस बच जाएंगे। तो n बराबर n0 अपॉन 2 की पावर n, वेयर स्मॉल n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ठीक है, क्या पता इस पे क्वेश्चन आ जाए, मतलब देखो यार कुछ कुछ भविष्यवाणियां कर रहा हूं मैं, क्या पता यहां से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे फेवरेट टॉपिक है इनका। ठीक है, एक्टिविटी अगर कोई बोल दे, एक्टिविटी कितनी होती है, एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, तो एक्टिविटी है लैम्डा इंटू n, यानी कि लैम्डा हो गया आपका डेके कांस्टेंट और n हो गया कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज बचे हुए हैं सैंपल में। सिंपल है ना, तो एक्टिविटी बराबर लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई n होता है। इसके अलावा एक्टिविटी का एक फॉर्मूला ये भी है, A0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। जैसे n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी है, ठीक वैसे ही आपका एक्टिविटी बराबर A0 e की पावर माइनस लैम्डा टी है। बेक्वेरल इसकी यूनिट होती है बेटा, बेक्वेरल BQ या फिर DPS, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, जो भी कह लो आप, दिस इज द यूनिट। और एक बेक्वेरल बराबर कितना क्यूरी होता है, तो वो यहां पे लिखा हुआ है 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस 11 क्यूरी। ठीक है, 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस 11 क्यूरी। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियाई का रिवीजन। ठीक है, अगला है बेटा लास्ट टॉपिक अपना, सेमीकंडक्टर्स का फॉर्मूला रिवीजन। आ जाइए माइंड मैप के फॉर्म में फिर से। सबसे पहले माइंड मैप में आपको जो फॉर्मूला बताया जा रहा है वो है ये मास एक्शन लॉ, Ne इंटू NH बराबर Ni स्क्वायर। Ni इज द इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, है ना, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। तो होता नहीं वो क्वेश्चन कि इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इतना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हो जाएं तो नंबर ऑफ होल्स कितने हो जाएंगे, तो बस यही तो लगाना होता है उसमें, Ne मल्टीप्लाइड बाई NH बराबर Ni का स्क्वायर, है ना, डन। कंडक्टिविटी में आप देखिए सबसे पहले तो करंट का इक्वेशन NeAVD होता है। करंट का ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है ना बेटा, NeAVD। अब यहां पे ना करंट होल की वजह से भी होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होता है। तो इसमें होल भी आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन भी आएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को, इलेक्ट्रॉन भी आएगा, इसमें होल भी आएगा। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, E और A को बाहर ले लिया यार, बाकी है देखो वही NeAVD है वही चीज, है ना, बस E और A सेम है तो बाहर ले लिया है। तो यहां पे आ गया NeVDE और यहां पे आ गया NHVDH। पूरा लिख के बताऊं क्या, अरे ये है भाई, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया NeAVDE, ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। नंबर ऑफ होल EAVDH, ये होल के लिए हो गया। ठीक है, क्या कांस्टेंट है दोनों में, EA यहां से निकल जाएगा, EA यहां से निकल जाएगा, दोनों को बाहर ले लिया है, तो ये इक्वेशन बन गया है।
अब चमका, अब कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब ये था करंट, ये पहला वाला था करंट। करंट को एरिया से डिवाइड करो अगर आप, तो करंट डेंसिटी मिल जाती है, ये तो जानते हैं ना। करंट को आप एरिया से अगर डिवाइड करेंगे तो करंट डेंसिटी मिल जाती है। तो देखिए आगे वही लिखा है, करंट डेंसिटी क्या किया है, एरिया से डिवाइड कर दिया है। देखो एरिया गायब हो गया, एरिया से डिवाइड कर दिया, एरिया गायब हो गया, बाकी सब सेम चिपका दो, ठीक है, करंट डेंसिटी बन गई। और एक बात बताता हूं, अगर करंट डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दो तो कंडक्टिविटी बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा, कंडक्टिविटी बन जाती है। तो देखिए लास्ट में कंडक्टिविटी लिखा है और इसको ई से डिवाइड किया है, ई से। तो देखो होता क्या है ना, इसको जब आप ई से डिवाइड करोगे ना, वीडी अपॉन ई, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा मोबिलिटी। तो ये देखो मोबिलिटी, दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे लिख दूं मैं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका नाम है मोबिलिटी। मोबिलिटी आ गई, ठीक है। तो आपका जो इक्वेशन है कंडक्टिविटी का, कंडक्टिविटी यानी कि सिग्मा का, वो ये वाला हो गया। तो आपको मैंने करंट का भी इक्वेशन सिखा दिया, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। मैंने आपको कंडक्टिविटी, सॉरी करंट डेंसिटी, ये करंट डेंसिटी है, उसका भी इक्वेशन दिखा दिया, और लास्ट में कंडक्टिविटी का भी। और तीनों बहुत आसान है, इसमें ए से डिवाइड करना है तो ये आता है, इसमें ई से डिवाइड करना है तो ये आ जाता है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ट्रांजिस्टर पे आ जाते हैं बेटा। ट्रांजिस्टर में एमीटर करंट बराबर बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है यहां पे। एमीटर करंट बराबर बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, है ना। इनपुट रेजिस्टेंस बोलेगा तो आप याद रखिएगा, इनपुट होता है बेस की तरफ, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर में इनपुट होता है बेस की तरफ, आउटपुट होता है कलेक्टर की तरफ। सही बोल रहा हूं, एक बार सोचो जरा मैंने क्या बोला। इनपुट होता है कहां, बेस, और आउटपुट कहां होता है, कलेक्टर में, है ना। तो आप देखो रेजिस्टेंस होता है बेटा V बाई आई। तो जब मैं इनपुट लिखूंगा तो V भी बेस वाला लिखूंगा, बेस एमीटर वाला, और I भी देखो बेस वाला लिखा है, क्यों, क्योंकि इनपुट लिख रहा हूं, है ना, इनपुट लिख रहा हूं। लेकिन वहीं पे जब मैं आउटपुट लिखने लग गया तो मैंने देखो कलेक्टर ले लिया और यहां पे भी कलेक्टर ले लिया। कलेक्टर पे आउटपुट लगा हुआ है और बेस पे इनपुट लगा हुआ है। चमका, चमका, है ना, एकदम चमक गया। करंट गेन की अगर हम बात करें तो बीटा इज कॉल्ड बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। फॉर्मूला होता है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1। लेकिन अल्फा भी होता है एमीटर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, इसकी वैल्यू होती है बेटा लेस देन 1, है ना। अल्फा की वैल्यू होती है लेस देन 1, बीटा की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1। अब अल्फा और बीटा पढ़ा रहा हूं ना, तो सबसे पहले अल्फा बीटा का रिलेशन तुमको बता दूं। तो अल्फा और बीटा का रिलेशन ये है बेटे, अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, एंड बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने कई बार देखे होंगे कि आपको अल्फा दे दिया गया है और बीटा निकालना है, या फिर आपको बीटा दे दिया गया है अल्फा निकालना है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं। और अल्फा और बीटा मैंने यहां पे आपको बता ही दिया, आपने पढ़ ही लिया, है ना। ये देखिए बीटा का फॉर्मूला हो गया, अल्फा का भी फॉर्मूला हो गया, डन है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज गेन एंड ट्रांस कंडक्टेंस, ठीक है। वोल्टेज गेन क्या होता है और ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है, देखिए। तो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला है माइनस बीटा आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। माइनस इसलिए है क्योंकि कॉमन एमीटर में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है बेटे इनपुट और आउटपुट के बीच में। 180 डिग्री का फेज डिफरेंस कॉमन एमीटर में। कॉमन बेस बोलेगा तो कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, कॉमन एमीटर बोलेंगे तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में, ठीक है, बहुत बढ़िया। ट्रांस कंडक्टेंस को जीएम से डिनोट करते हैं। देखो ये क्या है, ट्रांस कंडक्टेंस है आउटपुट करंट यानी कि डेल्टा आईसी अपॉन इनपुट वोल्टेज यानी कि डेल्टा वीबीई। आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज, ट्रांस कंडक्टेंस। आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज इज ट्रांस कंडक्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन कम आता है बट फिर भी याद रखिए, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज को ट्रांस कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। पावर गेन देखो बेटा, पावर गेन बीटा स्क्वायर आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। तो ये जो आपने वोल्टेज गेन लिखा वो क्या था, माइनस बीटा आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट था। पावर में बीटा स्क्वायर हो जाएगा, आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट हो जाएगा। बाकी तो ये मैंने आपको बता ही दिया है ना। ये क्या है, एमीटर बराबर बेस प्लस कलेक्टर होता है ना बेटा।
पूरे साइड में आप कलेक्टर से डिवाइड करो, IC से डिवाइड करो, IC से डिवाइड करो, IC से डिवाइड करो, तो ये बन जाता है 1/α। अल्फा का उल्टा है ये, देखो देखो देखो, अल्फा का उल्टा है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये बन जाता है बीटा का रेसिप्रोकल यानी कि 1/β, और ये तो बन जाता है आपका 1। इसी को सॉल्व करके ये दोनों आते हैं, अल्फा बराबर β/1 + β, या फिर बीटा बराबर α/1 - α। ठीक है, रे ऑप्टिक्स तो हो ही गया। कैसा लगा रिवीजन? तो आज आखिरी दिन है ना, कल आपका पेपर है। याद रखिए कि अपने ऊपर अगर आप भरोसा रखेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक पाएगी सक्सेस को लेने से, है ना। तो डेफिनेटली यार बहुत मेहनत करी है आपने, बहुत मेहनत करी है, हमने भी बहुत मेहनत करी है आपके पीछे, और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है बेटा। और कोई भी एक एग्ज़ाम नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम की इतनी औकात नहीं है कि तुम्हारी सक्सेस को वो जज कर ले। तो बिना ज़्यादा टेंशन लिए एक एग्ज़ाम को बस एक एग्ज़ाम की तरह दे के आओ, बहुत अच्छे तरीके से दे के आओ, दिमाग एकदम शांत रख के जाना बेटा, और दिमाग शांत रख के ही एग्ज़ाम देना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि जब एंजाइटी आती है तो परफॉर्मेंस आपका कम हो जाता है, आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, है ना। तो एंजाइटी बिल्कुल कम रखिए, दही चीनी खा के जाइए, अपने माता पिता का, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके जाइए, और हमारा आशीर्वाद तो आपके साथ हमेशा है ही, ठीक है। बाकी हम लोग कोई कंबाइंड सेशन भी लेंगे, सारे टीचर्स आपसे एक बार मिलेंगे लास्ट में एग्ज़ाम के पहले। बट यस, तब तक के लिए बाय बाय, बहुत अच्छे से मेहनत करो, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दो, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बहुत मेहनत किया है, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, और मिलते हैं फिर से, है ना। चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।